हेलो गाइस। आई नो एग्ज़ाम एकदम पास में है और मैंने आपको जैसे बोला था कि जीएसटी का एक पूरा 1 घंटे का ऑडियो रिवीजन रहेगा, जिसके अंदर हम फुल जीएसटी के सारे मेन मेन कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को पूरा जीएसटी एक बार रिवाइज हो जाए। तो आप लोग आराम से आंखें बंद कर लीजिए और स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत है नहीं, स्क्रीन पे ऐसा कुछ है नहीं। और आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पूरे ऑडियो को सुनना है, जिसके अंदर हम लोग पूरा जीएसटी 1 घंटे के अंदर रिवाइज करेंगे। तो इसका मज़ा तभी आएगा जब आप आंख बंद करके शांति से मेरे कॉन्सेप्ट को सुने। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे कॉपी ओपन करके साथ में रिवाइज करना है, तो आप कॉपी ओपन करके भी रिवाइज कर सकते हैं। तो जीएसटी में हम लोगों ने ओवरऑल 35 नंबर का सब्जेक्टिव, दैट इज 35 मार्क्स सब्जेक्टिव एंड 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमको करनी है। ये जो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें केस स्टडीज और ये सब चीज़ें आएगी, जो मैंने आपको अभी टू डू एग्जाम की 1.5 डेज वाली स्ट्रैटेजी में बता भी दिया था। 35 मार्क्स पूरा सब्जेक्टिव वाला रहने वाला है। एमसीक्यू आपकी चॉइस है कब करना है, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर बीच में एमसीक्यू करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो आप लोग उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। मॉड्यूल रीडिंग के जो हाइलाइट्स थे, आई होप आप लोगों ने वो पढ़े होंगे। क्लास की नोट्स तो पूरे पढ़ ही लिए होंगे। साथ में क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको बोला था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे मेन फोकस करना, वो आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। जीएसटी का चार्ट रिवीजन, बच्चों ने बोला सर हमको 15 मिनट में पूरा जीएसटी रिवाइज हो गया चार्ट्स देखने के बाद, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जीएसटी के चार्ट रिविजन्स कर लिए होंगे। मैंने अमेंडमेंट्स आपको डाल भी दिए थे, पढ़ा भी दिए थे, इवन आपके नोट्स भी दे दिए, तो आई होप आप लोगों ने अमेंडमेंट भी कर लिया होगा। मैराथन हम लोग ले ही चुके। तो मेरे जो टू डू लिस्ट में काम बचा था वो लास्ट था जीएसटी का एक घंटे का ऑडियो रिवीजन, तो वही हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। मैंने आपको बताया था जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑफ कोर्स बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे आना है, और जीएसटी के अंदर बेसिकली द पर्पस इज आल्सो टू मेक इट कंज्यूमर बेस्ड टैक्सेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। तो पूरा जो वैट सिस्टम है वो कंजम्पशन बेस्ड के मैकेनिज्म पे चलता है, और इसीलिए मैंने बोला था जीएसटी के अंदर डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है, जहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई में हम सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करते हैं और इंटर स्टेट सप्लाई में हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। सर हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट ये इंट्रा है कि इंटर है, ये आपको मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 7 सेक्शन 8 पढ़ा था। तो इंट्रा और इंटर की डेफिनेशन बताते हैं, वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर भी रिवाइज कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ क्रेडिट का मैकेनिज्म है, पर एक सवाल आपके दिमाग में आया था कि सर क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे चलेगा, तो मैंने बोला था क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड है हमारे यहाँ पे, जो कि कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन में आने ही वाला है। 3 मेन रूल है जो हमें ध्यान रखने हैं। एक होता है फूफाजी रूल, जो ये बोलता है कि आईजीएसटी क्रेडिट जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम किसी और क्रेडिट का यूज़ नहीं करते। पहले आईजीएसटी को फिनिश करेंगे, आईजीएसटी खत्म होने के बाद हम सीजीएसटी को यूज़ करेंगे। लेकिन सीजीएसटी में हमें ऑक्सीजन मास्क रूल का भी ध्यान रखना है कि सीजीएसटी अपना क्रेडिट पहले सीजीएसटी को देगा, फिर आईजीएसटी को देगा। और सास बहू रूल के हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक दूसरे को अपना क्रेडिट नहीं बांटेंगे। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले आईजीएसटी को एग्जॉस्ट करो, फिर सीजीएसटी को एग्जॉस्ट करो, फिर एसजीएसटी को एग्जॉस्ट करो। मैंने इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताई थी कि हम लोग जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेंगे और मिनिमम जीएसटी पेबल निकालने वाला क्वेश्चन आएंगे, तो हम ये देख लेंगे जीएसटी की खुद की क्रेडिट कितनी रखी हुई है। बची हुई क्रेडिट ही हम उसको आईजीएसटी की देंगे, ताकि ऐसा ना हो जाए कि जीएसटी की सीजीएसटी की क्रेडिट बच जाए और एसजीएसटी आपको कैश में देना पड़े। तो उसके मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, आई होप आप लोगों ने वो रिवाइज कर लिए होंगे, क्लास के ही एग्जाम्पल में कवर्ड थे। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े थे, क्रॉस यूटिलाइजेशन के बाद अगली चीज़ हमने जो इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, वो थी जेनेसिस बैकग्राउंड की, कैसे जीएसटी आया। 2000 से लेके 2017 तक का पूरा स्ट्रक्चर था, लेकिन वो इतना काम का एग्जाम पर्पज से नहीं है। एग्जाम में एक चीज़ आती है, व्हाट आर द टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, तो वो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का कंपैरिजन मैंने आपको बताया था। जैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी पहले, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और एल्कोहलिक की लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज लगती थी। अभी भी एल्कोहलिक लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज है, लेकिन नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में सेंट्रल एक्साइज सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम और टोबैको के लिए बची है। इसके अलावा पूरी तरह से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम्ड हो चुकी है। सर्विस टैक्स अब बचा ही नहीं है, तो सर्विस टैक्स पूरी तरह से सब्स्यूम्ड है। वैट अभी भी पेट्रोल और अल्कोहल की सेल पे लगता है, बाकी अब वैट भी नहीं बचा है। सेंट्रल सेल्स टैक्स का भी सेम सिचुएशन है। कस्टम ड्यूटीज आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें एक ड्यूटी हुआ करती थी काउंटर वेलिंग ड्यूटी 3(1) और 3(5), वो हट गई है। उसकी जगह 3(7) और 3(9) की काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आ गई है, जो कि एक्साइज और सर्विस टैक्स को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने जी आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस के नाम से उन्होंने 3(7) और 3(9) में सीवीडी लगा दी है। तो 3(1) और 3(5) अब हट चुका है। गैमलिंग और लॉटरी के ऊपर जो टैक्स लगता था वो हट चुका है। अभी गैमलिंग और लॉटरी के ऊपर एक्चुअली जीएसटी ही लगता है।
एंटरटेनमेंट एक्टिविटी पे पहले सर्विस टैक्स था, लेकिन अब वो सर्विस टैक्स जैसे ही हटा तो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ पर 2 टैक्स इंडिया में लगने लग गए। एक तो एंटरटेनमेंट टैक्स लिविड बाय लोकल अथॉरिटी आज भी लगता है, और जीएसटी भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर लगता है। एंट्री टैक्स लगता था एंट्री ऑफ गुड्स के ऊपर, जो कि अब रिप्लेस हो गया है जीएसटी से, तो अब इस केस में एंट्री टैक्स भी नहीं लगता है। इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अभी नहीं है, वैट और एक्साइज ही पुराना वाला चल रहा है। अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट ही चल रहा है। एंटरटेनमेंट मैंने आपको बता ही दिया। टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी और एक्साइज दोनों लगती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हम बात करके आ ही चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास जो भी सिलेबस है उसमें मेन सेक्शन हमें सीजीएसटी के सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 52 तक कवर करने। आईजीएसटी के 4 या 5 सेक्शन है जो ही हमारे सिर्फ काम के हैं। एक सवाल और आया था, सर यूटी जीएसटी किन किन यूनियन टेरिटरीज पे लगेगा? तो 7-8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे यहाँ, जिसमें से यूटी जीएसटी 5 पे ही लगेगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नागर, चंडीगढ़, लेह लद्दाख। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर अभी भी एसजीएसटी के दायरे में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी दिल्ली का ट्रेडर आ जाए तो आप ध्यान रखना, यू हैव टू लेवी एसजीएसटी ओनली, यू डोंट हैव टू गो फॉर यूटी जीएसटी। इसके बाद मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाना चालू किया था, और मैंने बताया था जो हमारी रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स क्या है, सुनना सब लोग ध्यान से। सेक्शन 22, 23, 24। 22, 23, 24 में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन लिमिट, व्हाट इज़ द टर्नओवर लिमिट। अगर आप लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था, आप वो ओपन कर लीजिए अगर आपको कॉपी से देख रहे हैं, और अगर आपको याद है तो आप अच्छे से इसको बस सुनिएगा। हमने पढ़ा था सेक्शन 22, 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में टर्नओवर की जो रजिस्ट्रेशन लिमिट होती है उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी है, 10 लाख, 20 लाख, 20 और 40 लाख। एमएमएनटी स्टेट जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है, उनके लिए लिमिट जो है वो 10 लाख की है। उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल, मेघालय, पुडुचेरी के लिए 20 लाख की है। और अगर अदर स्टेट्स में आते हो तो कुछ नोटिफाइड गुड्स जैसे टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम, एरिड वाटर, ब्रिक्स और रूफिंग टाइल और सर्विसेज के लिए 20 है। बाकी सारे गुड्स के लिए 40 लाख रुपीज़ की लिमिट है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, 3-4 मेन इंपॉर्टेंट बातें इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप मान के चलना आपको उन सभी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जहाँ जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। मतलब एग्जम्प्ट ब्रांच में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट में आपके मल्टीपल लिमिट वाले स्टेट आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसमें से लोवेस्ट वाला ले लीजिएगा। एग्जाम सप्लाई वाला टर्नओवर को मत देखिएगा, मतलब उसको 80 में तो जोड़ेंगे पर उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लेंगे। हम थ्रेशोल्ड लिमिट लेंगे जहाँ जहाँ से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, उनमें से सबसे लोवेस्ट वाला स्टेट कौन सा है उसकी टैक्सेबल थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो ली जाती है। ये मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, तो अगर आप सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, एक लेना चाहे एक भी ले सकते हैं। लेकिन क्या 2 स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? जी नहीं। अगर आप मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेस ओपन करके बैठे तो जहाँ जहाँ आपने ब्रांचेस खोली और जहाँ जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, आपको उन हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर मेरा सेम स्टेट में एक नॉन एसीजेड और एक एसीजेड में आता है, तो एसीजेड और नॉन एसीजेड के लिए सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। मैंने आपको उसमें एक एटी का कैलकुलेशन भी पूरा समझाया था कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। तो हमने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ी थी। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, ऑल नील रेटेड सप्लाई, ऑल नॉन जीएसटी सप्लाई। मैंने यहाँ तक बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर में एक तो आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम जुड़ती है, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम नहीं जुड़ती, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम जुड़ती है। मतलब अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मेरा टैक्स एलआईसी देगी तो भी वो टर्नओवर तो मेरा ही माना जाएगा, तो मेरे यहाँ आउटवर्ड सप्लाई जुड़ती है। दूसरा, मेरे यहाँ इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर भी जुड़ता है जिसको हम सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। और अगर मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ और प्रिंसिपल के बिहाफ पे मैंने कोई टर्नओवर उसका इस स्टेट में किया है, तो इवन वो भी मेरे सप्लाई के अंदर और टर्नओवर के अंदर जुड़ेगा। जीएसटी वाला टैक्स नहीं जुड़ता, लेकिन बाकी सारे टैक्सेस जैसे अल्कोहल का टर्नओवर है तो उसमें जो वैट और एक्साइज लगा हुआ है वो भी मेरे टर्नओवर में जुड़ा रहेगा, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट और जीरो रेट सप्लाई जो है वो भी जुड़ती है। मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट भी हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ता है। अब एक सवाल आता है, सर एटी कहाँ का देखेंगे? तो मैंने बोला था एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया का देखा जाता है। तो एटी ऑलवेज कंसिडर्ड पैन इंडिया बेसिस, तो पूरे इंडिया की सारी ब्रांचेस का टर्नओवर जोड़ के आपको एटी निकालना रहेगा। 2 से 3 बार एग्जाम में एटी के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जुलाई 2021 का एक क्वेश्चन था, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिले होंगे जो एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड आपके कॉपी में भी लिखे हुए हैं और ये एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन की केस स्टडीज के बारे में तो बता दिया। इसके बाद मेन एक और सेक्शन था रजिस्ट्रेशन में, सेक्शन 24, जो बात करता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये उन लोगों को लेना है जिनका टर्नओवर कम भी है, उनको ये जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है क्योंकि वो ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं।
इसमें सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स आ जाता है, लेकिन हाँ, इसमें सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं आते। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो आपको 24 में मैंडेटरी जीएसटी इंटर स्टेट में नहीं लेना। हैंडीक्राफ्ट वालों को जीएसटी नंबर तो नहीं लेना, लेकिन हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए ध्यान रखना पैन और ई वे बिल मैंडेटरी होता है। ये हमने ई वे बिल में भी पढ़ा था कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को ई वे बिल बनाना ही पड़ता है, चाहे वो कितने का भी गुड्स दूसरे स्टेट में भेज रहा हो। इसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, लेकिन अगर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी है तो भी इनको मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो आरसीए में टैक्स भर रहा है उसको मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। टीडीएस डिडक्टर को मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। टीसीएस कलेक्टर को भी मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। आईएसडी को लेना पड़ेगा। एक ऐसा पर्सन जो ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहा है उसको भी लेना पड़ता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर वो टर्नओवर लिमिट के अंदर अंदर कर रहा है और उसने पोर्टल से एनरोलमेंट नंबर ले लिया है तो उस केस में वो स्टेट के अंदर गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकता है, वहां पे उसको मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई टैक्सेबल प्रिंसिपल है तो उसके एजेंट को भी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल मुंबई में बैठा है और मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मुझे एमपी में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही उसके बिहाफ पे सारा टर्नओवर मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ। फॉरेन से जो कंपनीज ऑपरेट करती है और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सेलिंग करती है, जैसे नेटफ्लिक्स या ऐसी कुछ ओटीटी वेबसाइट्स हो गई या कोई गेमिंग वेबसाइट हो गई, तो उन लोगों को इंडिया में जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उनका जीएसटी कौन भरेगा। इसके बाद सेक्शन 23 था जो बोलता है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है। तो अपने आप 22 और 24 में जो लोग कवर नहीं हुए उन सब लोगों को जीएसटी नहीं देना है। जैसे एक पर्सन सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है, एक बंदा सिर्फ अगर एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसको जीएसटी नंबर देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको जीएसटी नंबर लेना इसलिए नहीं क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रहा है। दूसरा, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या उसका एजेंट है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ आरसीएम सप्लाई कर रहा है, मतलब उसका टैक्स कोई और ही देगा सारा का सारा, उसके अलावा और कोई सप्लाई ही नहीं कर रहा, तो उसको भी मैंडेटरी जीएसटी नंबर नहीं लेना। एक ऐसा पर्सन जिसका टर्नओवर ही क्रॉस नहीं हो रहा है तो उसको भी ऑफकोर्स नहीं लेना है। 22-24 दोनों ही नहीं लगेगा। इसके बाद हमने सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी समझी थी, जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्म REG01 भरना पड़ता है, 30 डेज की टाइम लिमिट होती है और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली उस दिन से रजिस्टर्ड मान लिए जाओगे जिस दिन आप लाइबल हुए हो। लेकिन अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो उस केस में आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन आएगा उस दिन से ही लाइबल मतलब रजिस्टर्ड माने जाओगे। मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन ओल्ड टैक्स रिजीम, बिकॉज अब इसमें रजिस्ट्रेशन में जो सेक्शन 25 के बचे हुए प्रोविजन है वो सब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर कवर कर लेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम की प्रॉब्लम थी, इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक तो मल्टीपल टैक्सेस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे टैक्सेस लगे जा रहे हैं। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स दोनों एक ही चीज के ऊपर लग रहा है, तो बच्चे बड़े मतलब टैक्स पेयर बड़ा कंफ्यूज है, वैट दे या सर्विस टैक्स दे। डबल टैक्सेशन कास्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम था, मल्टीपल कंप्लायंसेस थे जिस कारण से हमको जीएसटी लाना पड़ा और पुराने टैक्स रिजीम को खत्म करना पड़ा। इसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन में एक और चीज जो मेजर बताई थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि संवैधानिक अमेंडमेंट्स क्या क्या है जिस कारण जीएसटी को लाया जा सका। तो 3 आर्टिकल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 246A, 269A एंड 279A। 246A बोलता है कि गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने का, तो जो मेन लॉ बनाने का पावर है वो 246A से आया है। 269A बोलता है कि गवर्नमेंट चाहे नहीं, गवर्नमेंट को आईजीएसटी का बंटवारा ही करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट पूरा अपने पास नहीं रख सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे आईजीएसटी को बांटना पड़ेगा बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। और 279A बात करता है रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी मतलब डिसीजन लेना है मेन तो वो काउंसिल लेती है, और वो काउंसिल का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि होता है, मतलब वो गवर्नमेंट को भी मानना पड़ता है, तो काउंसिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 279A के अंदर। ये भी हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। इसके बाद आगे हम पढ़े थे अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम था वैल्यूएशन, और हम लोगों ने वैल्यूएशन में पढ़ा कि यार किसी भी गुड्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो मैंने बोला था गुड्स की वैल्यू उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस, पेड और पेबल। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 चीजें इंक्लूड होती है जब भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑल द चार्जेस विच आर रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर अगर कोई भी चार्जेस पे कर रहा है तो वो सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ता है। दूसरा, एनी पेमेंट द बायर इज लाइबल टू पे टू एनी थर्ड पर्सन ऑन इंस्ट्रक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। अगर बायर ने बोल दिया भैया ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा तो वो चीज़ भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगी।
ऑल टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं वो सब ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनते हैं, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस को छोड़ दें। साथ में टीसीएस को भी हम कभी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं मानते। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर कि अगर कोई लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है तो उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, लोन का ब्याज है कि लेट पेमेंट का ब्याज है। अगर लोन का ब्याज है तो वो ब्याज कभी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं जुड़ता, क्योंकि वो जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर लेट पेमेंट का ब्याज है तो लेट पेमेंट का ब्याज हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सब्सिडी वाला पॉइंट, जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार अच्छे से बता दूं, अगर क्वेश्चन में लिखा है प्राइस इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, मतलब सब्सिडी ऑलरेडी दोनों माइनस हो चुकी है, तो आपको सिर्फ प्राइवेट सब्सिडी को ऐड करना है, गवर्नमेंट सब्सिडी का कुछ भी नहीं करना है। अगर प्राइस लिस्ट प्राइस दे रखी है और लिखा है अभी सब्सिडी का इफेक्ट आना बाकी है, तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस करनी है, प्राइवेट सब्सिडी का कुछ भी नहीं करना है। अगर सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है ही नहीं, मतलब उसका प्राइस से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उस सब्सिडी का ना प्लस करना है ना माइनस करना है। 3 एक्सक्लूजन्स थे, एक रिफंडेबल डिपॉजिट था, एक प्योर एजेंट वाला पॉइंट था और एक पॉइंट था डिस्काउंट वाला। इसमें डिस्काउंट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्काउंट वाला पॉइंट बोलता है कि अगर 3 तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं। अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो या तो डिस्काउंट बिल में दिखाया होगा तो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में से हमेशा माइनस होगा। अगर डिस्काउंट बिल में नहीं दिखाया और बाद में दिया तो सिर्फ वो तब माइनस होगा जब पहली बात वो डिस्काउंट अग्रीड है और उसका आईटीसी रिवर्सल हो चुका है, मतलब आपने उसका क्रेडिट नोट इशू करके सामने वाले ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिए, तो गवर्नमेंट उस डिस्काउंट को रिड्यूस करेगी। अदरवाइज अगर कोई ऐसा डिस्काउंट है जो पहले दिन अग्रीड ही नहीं था, ऐसा डिस्काउंट कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आपकी प्राइस बायर और सेलर अनरिलेटेड नहीं है, रिलेटेड होने के कारण इन्फ्लुएंस्ड है, या प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, तो वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन होता है, फिर एक्चुअल प्राइस पे वैल्यूएशन नहीं होता। और वो सारी बातें सीए फाइनल में जाके पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन अगर बोल दे रिलेटेड पर्सन है तो फेयर मार्केट वैल्यू को जोड़ देना, और अगर अनरिलेटेड पर्सन बोले तो आपको फिर एक्चुअल प्राइस लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू को काउंट नहीं करना है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी बहुत सारे कराए थे, और यही क्वेश्चंस मैंने आपको बोला भी था कि आपको एक बार रिवीजन में भी ध्यान रखने हैं। कुछ मॉड्यूल की रीडिंग भी थी जो हमको ध्यान रखनी थी, जैसे एक एनबीसी वाला पॉइंट, एनसीबी वाला पॉइंट था, इंश्योरेंस के नो क्लेम बोनस को माइनस करना है, क्योंकि वो डिस्काउंट की तरह ही ट्रीट होता है, तो नो क्लेम बोनस को भी डिस्काउंट की तरह ट्रीट करके वैल्यूएशन में से माइनस करेंगे। फिर हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था, और सप्लाई चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था 2 सेक्शन है, सेक्शन 7 और सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 7 बात करता है 5 तरह की सप्लाई के बारे में, 7(1)A, 7(1)B, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है नेगेटिव लिस्ट की बात करी थी, शेड्यूल 3, जो बोलता है किन किन को सप्लाई नहीं मानना। इसे मैंने पूरी स्टोरी बताई थी, लेकिन अगर हम शॉर्ट में पढ़े तो पहला था, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज दे रहा है जिसके बदले में उसको सैलरी, परक्यूसिट्स, अलोवेंसेज और बोनस मिल रहे हैं, उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट में फ़र्क होता है। अगर ये एम्प्लॉयमेंट है तब ऑफकोर्स सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है तो आपको फिर सप्लाई मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। डायरेक्टर्स में अगर डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव हैं तो उनको हम एम्प्लॉय मानते हैं, क्योंकि उनका टीडीएस 192 में कटता है। लेकिन अगर डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उनका टीडीएस 194J में कटता है। उनकी सीटिंग और प्रोफेशनल फीस पे हम लोग कभी भी नेगेटिव लिस्ट नहीं मानते, मतलब उसको सप्लाई मान के उस पर जीएसटी लगाया जाता है। और ध्यान रखना, डायरेक्टर्स के केस में आरसीएम लगता है, तो उसका टैक्स भी कंपनी ही पे करेगी। गवर्नमेंट पोस्ट जैसे एमपी एमएलए वाली सर्विसेज सप्लाई के अंडर नहीं आती है। कोर्ट फीस पे भी सप्लाई नहीं मानते, लेकिन अगर कोर्ट अदर इनकम कमा रहा है जैसे रेंटल इनकम, तो उस पर जीएसटी लगेगा, और उस पर फिर जीएसटी कोर्ट को देना रहता है। अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस के ऊपर जीएसटी नहीं है। अल्कोहलिक लीकर में मैंने अमेंडमेंट भी बताया था कि उन्होंने अल्कोहलिक लीकर में एक नाम और ऐड कर दिया जिसको भी वो अल्कोहलिक लीकर ही मानते हैं। वो अमेंडमेंट के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था वो क्या नाम है जिसको अल्कोहलिक लीकर ही मानते हैं। अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो वो नाम थोड़ा टफ था, इसलिए मेरे को एक मिनट, मेरे को याद है, एक सेकेंड। अल्कोहलिक लीकर के केस में उन्होंने एक नाम और ऐड किया था, द नेम वॉज अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको भी वो लोग अल्कोहलिक लीकर मानते हैं। बेसिकली अल्कोहलिक लीकर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, और इसको भी वो अल्कोहलिक लीकर ही मानते हैं। तो ये नाम अगर आपको मिल जाए तो उसको अल्कोहलिक लीकर की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था लैंड और बिल्डिंग की सेल पे जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कर रहे हो जहाँ पे आप पहले पैसा एडवांस में लेते हो तो जीएसटी लग जाता है। मकान और फ्लैट बेचने पे जीएसटी नहीं है, लेकिन कॉलोनाइजर्स पे भी नहीं है, लेकिन बिल्डर्स अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उन पे जीएसटी लग जाता है।
अगर आपने इंपोर्ट करने के दौरान ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, अभी तक वेयरहाउस से माल निकाला नहीं है, कस्टम वालों के पास ही माल रखा है और आपने बेच दिया, तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। मरने के बाद वाली सर्विसेज को सप्लाई नहीं मानते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स में ध्यान रखना, अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जैसे बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, ऑनलाइन बेटिंग, उन पे जीएसटी है, लेकिन बाकी एक्शनेबल क्लेम्स जैसे वाउचर्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इनको कभी भी हम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस, दूसरे स्टेट से गाड़ी आ रही जा रही है सिर्फ और सिर्फ दूसरा काम करने के लिए, गुड्स ले जाने के लिए, पैसेंजर के लिए, तो गाड़ी के मूवमेंट को हम सप्लाई नहीं मानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिगार्डिंग को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। ध्यान रखना, जो भी को इंश्योरेंस का प्रीमियम है उस पर अगर मेन इंश्योरर पैसा दे रहा है तो फिर को इंश्योरर को उस पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। और री इंश्योरेंस के केस में जो कंपनी सीडिंग कमीशन ले रही है उसको कोई जीएसटी नहीं देना, क्योंकि जो मेन कंपनी जो इसका इंश्योरेंस कर रही है सॉरी, वही पूरा जीएसटी भर देगी, तो यहाँ पे सीडिंग कमीशन को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। 7(1)(a) पढ़ा था, सप्लाई विद कंसिडरेशन, जहाँ पे हमने बोला 4 शर्तें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कंप्लाई हो रही है तो हम उसको सप्लाई विद कंसिडरेशन मानते हैं। ट्रांजैक्शन में 8 ट्रांजैक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे। बिजनेस की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। कंसिडरेशन दो होते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। अगर पैसा कैश में आया, काइंड में आया तो मॉनेटरी मानते हैं। अगर पैसा के बदले में आपने कोई चीज़ दी, उसके बदले में सामने वाले ने भी कोई एक्ट किया है, फॉरबीडियंस किया है, तो हम नॉन मॉनेटरी मानते हैं। ध्यान रखने वाली बात है इसमें, डोनेशन अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब कंसिडरेशन माना जाएगा जब क्विड प्रो को हो, मतलब आपने बदले में मंदिर को कुछ देना पड़ा तो ही इसे कंसिडरेशन मानेंगे, अदरवाइज से कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। एग्जीबिशंस में अगर आर्ट वर्क भेजा है तो वो भी सप्लाई अभी नहीं होगा, जब ही होगा जब आपने एक्चुअली अप्रूवल आ गई है कि हाँ भैया वो आर्ट वर्क बिक चुका है। तो मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी जो कंसिडरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी था, टू डू एन एक्ट, नॉट टू डू एन एक्ट, डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने पूरा बताया था कि अगर मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती है लेकिन 6 फ्लोर की बिल्डिंग ही बन रही है, 4 फ्लोर नहीं बना रहा सामने वाला, क्योंकि आपने उसको 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो उस केस में आपको इसे भी सप्लाई मानना है। इसे बोलते हैं रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। और इसमें कंसिडरेशन क्या है, जो 2 करोड़ का कंपनसेशन मैंने उसे 4 फ्लोर नहीं बनाने का दिया है। पर ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये कंसिडरेशन है वो, और ये कंपनसेशन है, और एक होता है पेनल्टी, जहाँ पे मैं आपसे कोई काम नहीं करवाना चाहता हूँ उसके लिए उसकी पेनल्टी लगा रहा हूँ, वो कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो कंपनसेशन और पेनल्टी में फ़र्क है। कंपनसेशन अगर आपको किसी चीज़ के न करने के लिए मिला है जिसके लिए आप अग्री हो गए थे, तो वो कंसिडरेशन है। लेकिन अगर आप कोई, सामने वाला चाहता ही नहीं था वो काम करो, लेकिन आपने वो काम किया और सामने वाले ने उसके लिए पेनल्टी लगा दी, तो वो कभी भी कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। इसके बाद मैंने आपको आगे बताया था शेड्यूल 2 के अंदर गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट है, वो तो इतनी काम की है नहीं। मेन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है शेड्यूल 1, जो कि बात करता है डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इम्पोर्ट वाला। इम्पोर्ट को साथ में पढ़ा जाए तो 7(1)(b) और शेड्यूल 1 साथ में पढ़ेंगे, एग्जाम में कम से कम 3 बार आ चुका है। इम्पोर्ट अगर कंसिडरेशन के साथ हुआ तब तो हमेशा सप्लाई होता है 7(1)(b) में, लेकिन अगर इम्पोर्ट में कंसिडरेशन जुड़ा नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो शेड्यूल 1 में सप्लाई हो रहा है क्या। और शेड्यूल 1 में 2 शर्तें उसकी सप्लाई होने की, पहली बिजनेस होना चाहिए और दूसरा सामने वाला रिलेटिव होना चाहिए। अगर वो बिजनेस और रिलेटिव में खरा उतर रहा है तो ही शेड्यूल 1 में सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज अगर कंसिडरेशन नहीं है और बिजनेस और रिलेटिव भी नहीं है तो फिर सप्लाई मान ही नहीं सकते, फिर आप भूल जाना, फिर उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। फिर हम आगे बढ़े थे और मैंने बताया था शेड्यूल 1 के अंदर अगर आप रिलेटिव्स और डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अपनी ही दूसरे स्टेट की ब्रांच जिसका जीएसटी नंबर अलग है, उसे अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हमने इसमें एम्प्लॉय के 50,000 के बेनिफिट को पढ़ा था कि 50,000 तक अगर ये एम्प्लॉय को गिफ्ट कर रहे हैं तो अलाउड रहेगा। एसेट्स बेच रहे हो तो भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है अगर आईटीसी क्लेम किए, क्योंकि रूल 18 सबसेक्शन 6 बोलता है 5 साल तक एसेट को यूज़ करने का, पहले बेचोगे तो हम वहाँ पे भी जीएसटी इसके ऊपर लगा देंगे। प्रिंसिपल एजेंट वाला ट्रांजैक्शन मेन था, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखनी है, क्या एजेंट अपने खुद के नाम से इनवॉइस बना रहा है कि प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस बन रहा है। अगर एजेंट अपने खुद के नाम से इनवॉइस बना रहा है तो फिर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी सप्लाई ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर एजेंट बिल अपने नाम से बना ही नहीं रहा है, प्रिंसिपल ही डायरेक्ट बिलिंग कर रहा है, तो फिर एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हुई है, वो सिंपल एक सप्लाई ऑफ सर्विस है,
तो फिर शेड्यूल 1 में नहीं, वो 7(1)(a) में ही कवर हो जाएगी। 7(1)(a) में तब कवर होगा जब प्रिंसिपल ने एजेंट के नाम से गुड्स की बिलिंग करी हो, फिर एजेंट ने आगे कस्टमर के नाम पे गुड्स की बिलिंग की है। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, डेल क्रेडिटर एजेंट है तो अगेन पहला वाला केस जहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट अपने नाम से बिल बना रहा है, वहां पे डेल क्रेडिटर एजेंट जो इंटरेस्ट लेगा कस्टमर से उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन जहाँ पे एजेंट से भी मार्केटिंग एजेंट और अपने नाम से बिल नहीं बना रहा है और वहां एजेंट अगर इंटरेस्ट लेता है डेल क्रेडिटर कस्टमर से, तो उस केस में उस इंटरेस्ट को लोन का ब्याज मान के उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। इसके बाद मैंने आपको शेड्यूल 2 में गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट पढ़ाई, जो काम का इतना नहीं है, लेकिन मेन है सेक्शन 8 जो बात करता है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। मैंने बताया था अगर दो सप्लाई इन कंजंक्शन विद ईच अदर और जिसका सिंगल प्राइस हो, वहां पे अपने को इतना सा देखना है क्या वो नेचुरली बंडल्ड है या वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। अगर वो नेचुरली बंडल्ड है तो कंपोजिट मानेंगे, नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो मिक्स मानेंगे। नेचुरली बंडल्ड हुआ तो उनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल होगी, उसी को पूरा जीएसटी के लिए सप्लाई मान लेंगे। अगर नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगा दिया जाता है। उसमें प्रिंटिंग वाला केस पड़ा था, रिट्रीडिंग ऑफ टायर वाला केस पड़ा था, टूथब्रश टूथपेस्ट वाले केस पड़े थे, और एक और लास्ट में हमने सप्लाई में टेनेंसी राइट्स वाला एक क्लॉज पड़ा था। अगर मैंने अपने टेनेंसी राइट्स किसी और को ट्रांसफर किया है तो सप्लाई माने जाएंगे, वो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही टेनेंसी राइट्स क्यों ना हो। कारण ये है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूं तो उसका जीएसटी लगता है, तो उसको टेनेंसी राइट्स देने पे भी जीएसटी लगेगा। इसके बाद हम लोगों ने वाउचर्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ा था कि अगर वाउचर एक मनी मानी जाती है तो वाउचर के सेल पे जीएसटी आज नहीं लगेगा। वाउचर के सेल पे जीएसटी तब लगेगा जब इस वाउचर को रिडीम किया जाएगा, जब ये वाउचर कस्टमर लेके आएगा और उसके बदले में जो भी गुड्स और सर्विसेज बेचे जाएंगे उन्हीं के ऊपर जीएसटी लगेगा। वाउचर एटसेल्फ बेचने पे उसे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसे गुड्स की डेफिनेशन में मनी माना गया है और उसे गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक आदमी वाउचर की डीलिंग कर रहा है तो वो ट्रेडर है कि एजेंट है। अगर वो ट्रेडर है तो वो एक ऐसी चीज़ की डीलिंग कर रहा है जिसको गुड्स मानते ही नहीं है, तो ऑफकोर्स उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो बंदा सिर्फ एक एजेंट है तो उसको जो कमीशन मिल रहा है उसके ऊपर तो ऑफकोर्स जीएसटी उसको देना पड़ेगा। सप्लाई के बाद हम लोगों ने और आगे बढ़े थे और सप्लाई के बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर आए थे, और वो अगला चैप्टर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं आपको बताता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या क्या मेन था। 7 और 8 इंटर और इंट्रा की डेफिनेशन बताते हैं, जो ये बोलते हैं कि अगर लॉस और पॉस सेम स्टेट में है तो इंट्रा और अदर स्टेट में है तो इंटर। दूसरी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी इंटर ही माना गया है, टूरिस्ट को बेचने पे भी इंटर माना गया है, और जिस चीज़ को इंट्रा नहीं मानते बाय डिफॉल्ट सब कुछ इंटर मानना है। अगर आपने टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया है तो जो नियरेस्ट बेस लाइन है उसे लोकेशन मानी जाएगी। दो ही मेन सेक्शन है जो हमें हमारे इंटर के सिलेबस के लिए पढ़ने रहते हैं, एक है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 10 और एक है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन फाइनल लेवल के लिए काम के, लेकिन इंटर लेवल पे दो ही सेक्शन काम के, 10 और 12। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 10 फर्स्ट। सेक्शन 10 बात करता है अलग अलग केसेस की। इसमें सबसे पहला केस आता है सेल इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है वहाँ पे जहाँ पे डिलीवरी हो रही है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। अगर ओवर द काउंटर सेल है तो हमें ध्यान रखना है B2B में LOR लगेगा, B2C में LOR अवेलेबल हो तो LOR अवेलेबल नहीं हो तो LOS लगेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन जहाँ हुआ है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हुआ है तो जहाँ गुड्स रखे हैं उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। मेन था बिल टू शिप मॉडल। अगर बिल टू शिप मॉडल है तो ऑफकोर्स जिस आदमी के नाम पे आप इनवॉइस बना रहे हो, जो तीसरा पर्सन है जिसने बोला है कि मुझे ये माल चाहिए और यहाँ डिलीवर करना, तो उस पर्सन के एड्रेस को, उस पर्सन के रजिस्टर्ड एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और कन्वेंस के ऊपर अगर ऑन बोर्ड गुड्स चढ़ रहे हैं तो उस केस में जहाँ से गुड्स लोड हुए हैं वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 12 पढ़ा जो कि बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। यहाँ हमने पढ़ा जनरल रूल वही है, B2B में लेना है LOR और B2C में लेना है LOR इन रिकॉर्ड्स। अगर LOR इन रिकॉर्ड्स नहीं है तो LOS। ध्यान रखने वाली बात है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रिपेयर मेंटेनेंस जहाँ जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, चाहे वो होटल आ गया, हाउस बोट्स आ गया, वहाँ पे प्रॉपर्टी इंडिया में है तो प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो LOR लेना रहता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपने एक साथ मल्टीपल होटल्स में नाइट स्टे बुक किया है तो उस केस में आपको नाइट स्टेज के रेशियो में उसको बांटना पड़ेगा। अगर आप हाउस बोट पे जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ हाउस बोट ने टाइम स्पेंड किया है स्टेट में, वहाँ वहाँ आपको LOR मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई बांटना पड़ेगा। और अगर और कोई केस है जहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी की सर्विसेज एक साथ दी जा रही है तो प्रॉपर्टी की एरिया के रेशियो में सर्विसेज को बांट दिया जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए ध्यान रखना है, जहाँ से कन्वेंस पे वो पैसेंजर चढ़ रहा है वो लेना है। अगर सर्विसेज आप कन्वेंस के ऊपर दे रहे हो तो जहाँ से कन्वेंस निकला है फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर उसको देखना है।
इसके बाद अगर इवेंट का एडमिशन है तो जहाँ इवेंट हो रहा है वो देखेंगे, लेकिन अगर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग है तो जनरल रूल जैसे ही चलेगा कि अगर B2B है तो LOR, B2C है तो जहाँ पे इवेंट हुआ है वो लेना है। ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट में भी LOR, और अगर LOR B2C है तो जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म हुई है। GTA में ध्यान रखना, B2B में LOR, लेकिन B2C में जहाँ पे मैंने गुड्स हैंड ओवर किए, GTA, कुरियर, इन सब केस में जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर किए वो देखा जाता है। रेस्टोरेंट ब्यूटी ट्रीटमेंट में जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म हुई है। इंश्योरेंस में LOR इन रिकॉर्ड्स, और बैंकिंग में अगेन जनरल रूल लगा दिया जाता है। इंटरनेट फ़ोन में ध्यान रखना, अगर लीज लाइन है तो जहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल्ड है, अगर मोबाइल है तो उस केस में पोस्टपेड में बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड में एजेंट ने बेचा है तो एजेंट का एड्रेस, वाउचर के थ्रू प्रीपेड रिचार्ज बेचा है तो वाउचर जहाँ से बिका है। ऑनलाइन रिचार्जेस में LOR इन रिकॉर्ड्स लेते हैं, और अदर्स में जनरल रूल लगा दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में ध्यान रखना, अपने को ये पढ़ना नहीं है क्योंकि ये चीज़ सी इंटर के सिलेबस से उन्होंने एक तरह से हटा ही दी है। अब इसमें भी अमेंडमेंट आया था, अगर आपको याद हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई में भी कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट थे जो हमको डिस्कस करने थे। पहला तो प्लेस ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट था रिगार्डिंग ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। जो भी बंदा ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है उसके लिए मैंडेटरी था कि उसे स्टेट रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। मतलब अगर एक बंदा ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है तो उसका स्टेट रिकॉर्ड तो मैंडेटरी रखना ही पड़ेगा, और उसी हिसाब से LOR इन रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो कोई भी ई-कॉमर्स अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेच रहा है तो उसको स्टेट रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है, और जो भी स्टेट वो रिकॉर्ड रखेगा उसे मैंडेटरी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई मिंत्रा जैसा वेबसाइट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेच रहा है, अब वो उसके बिलिंग एड्रेस कहीं का भी हो, हमें उसका डिलीवरी एड्रेस ही लेना है। जैसे मान लो आप बैठे हो इंदौर में और मिंत्रा से ऑर्डर कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो बाल मुझे बॉम्बे में चाहिए, तो आपको अनरजिस्टर्ड हो ना, तो बॉम्बे का ही एड्रेस लेंगे। डिलीवरी एड्रेस काम का है, बिलिंग एड्रेस काम का नहीं रहेगा। ये मेजर अमेंडमेंट है जो मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ाए थे। इसके बाद आई थिंक प्लेस ऑफ सप्लाई में ये डिस्कशन हो गया था, क्वेश्चंस कर लिए थे प्लेस ऑफ सप्लाई के। हम अगला चैप्टर पे चले थे, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में ध्यान रखना दो सेक्शन है, सेक्शन 12 और 13। 12 बात करता है रिगार्डिंग गुड्स और 13 बात करता है सर्विसेज की। 12 के अंदर सबसे पहले बोला हुआ है जनरल रूल, बहुत ईजी है, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस में क्या क्या आता है, तीन केसेस थे। अगर नॉर्मल केस है तो डिस्पैच, और इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन। लेकिन अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो डिस्पैच और इंस्टॉलेशन की जगह जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेंगे या पेमेंट्स लेते जाएंगे उसे हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मानेंगे। अप्रूवल का केस है तो 6 महीने और डेट ऑफ अप्रूवल जो भी पहले आ जाए उसे हम DDI मानते हैं इन केस ऑफ जनरल रूल सेक्शन 12। ध्यान रखने वाली बात यह है, RCM में डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स डेट ऑफ इनवॉइस से 31 डे और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लेना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को भी लिया जा सकता है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट है सेल्फ इनवॉइसिंग में, वो भी अपन पढ़ेंगे अमेंडमेंट क्या है। ब्याज के लिए मैंने बताया था जब ब्याज रिसीव होगा उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। वाउचर्स अब हट चुका है, वाउचर्स में अभी ध्यान नहीं रखना है कि वाउचर कब इशू किया, हमेशा रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जब वाउचर रिडीम होगा उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। रेसिडुअल केस में टैक्स अगर शॉर्ट पेड है तो जब आपने टैक्स बचा हुआ पे करोगे वो लेंगे। रिटर्न फाइल नहीं है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े थे और हमने बात की थी सेक्शन 13। सेक्शन 13 में जो जनरल रूल है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बोलता है कि डेट ऑफ इनवॉइस डिसाइड करेगा ए लगेगा या बी। अगर इनवॉइस टाइमली बन गया तो ए, और इनवॉइस टाइमली नहीं बना तो बी। अगर इनवॉइस टाइमली बन गया तो ए बोलता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे चले जाओ। अगर इनवॉइस टाइमली नहीं बना तो हम लेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कैसे पता चलेगा सर इनवॉइस टाइमली बना या नहीं बना, उसके लिए हमें ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस पढ़ना पड़ेगा सर्विसेज के लिए। और इसमें क्लॉज है सबसे पहले जनरल, जिसमें बैंकिंग और NBFC और इंश्योरेंस के लिए उन्होंने बोला कि सर्विस देने से 45 डेज में आपको इनवॉइस इशू करना है। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांच को इशू कर रहे हो, अगर बैंक, NBFC, इंश्योरेंस और इवन इसमें टेलीकॉम कंपनी को ऐड कर दिया, अगर वो ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंड ऑफ द क्वार्टर उनको ये इनवॉइस जो है वो बनाना पड़ता है। बाकी सब सर्विस वालों के लिए बोला कि सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस बनाना है। और अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप मोर देन 3 मंथ्स कंटिन्यूसली कोई चीज़ की सप्लाई कर रहे हो, 90 डेज से ज़्यादा की सप्लाई कर रहे हो, तो वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से आपका इनवॉइस लिंक कर देते हैं। और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ना हो तो पेमेंट की डेट से आपका इनवॉइस जो है वो पूरा लिंक कर देते हैं। तो जनरल रूल यही बोलता है कि टाइमली बने तो ए और टाइमली ना बने तो बी। RCM में ध्यान रखना डेट ऑफ इनवॉइस 61 डेज और डेट ऑफ पेमेंट लेते हैं, पर यहाँ पे एक मेजर अमेंडमेंट है जो मुझे आपको बताना है, वो है सेल्फ इनवॉइसिंग। अगर आप अनरजिस्टर्ड आदमी से कोई भी गुड्स खरीद रहे हो और आप पे RCM लग जाए तो सामने वाला तो बिल देगा नहीं, तो वहां पे बिल बनाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है जिसको हम सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं।
वो बिल बनाना पड़ता है सर्विस लेने के 30 दिन के अंदर। और अगर आपने खुद ने ही बिल बनाया है तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस से 61 डे नहीं मिलेगा गाइस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट ही हो जाएगा। तो सेल्फ इनवॉइस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट लेते हैं, सामने वाला इनवॉइस दे रहा है आरसीएम वाला तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस से 61 डेज लेते हैं। तो अगर सेल्फ इनवॉइस बना रहे हो तो डेट ऑफ इनवॉइस से 61 डे काउंट नहीं होगा, डेट ऑफ इनवॉइस को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इंपोर्ट का केस था जो बोलता है डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन लो, अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट कर रहे हो तो। और इसके अलावा वाउचर वाला केस इसमें भी किसी काम का नहीं बचा है। टाइम ऑफ सप्लाई में एक HAM मॉडल मैंने आपको मॉड्यूल से पढ़ाया था, दैट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जहाँ पे अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म पीरियड होता है तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के दायरे के अंदर रख लेंगे। ये बात मैंने आपको अमेंडमेंट के थ्रू भी बता दी थी और इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको NHAI वाले भी बता दी थी। इसके अलावा और कोई डिस्कशन आई थिंक टाइम ऑफ सप्लाई में बहुत अलग नहीं हुआ था। इसके बाद हम आ गए थे कंपोजिशन स्कीम पे, और कंपोजिशन स्कीम में बेसिक है, सबसे पहले ध्यान रखना है दो स्कीम है 10(1) 10(2) और एक 10(2)A। 10(1) 10(2) इज फॉर MTR दैट इज मैन्युफैक्चर ट्रेडर और रेस्टोरेंट, 10(2)A इज फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चर ट्रेडर रेस्टोरेंट के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़, और अगर 8 स्टेट्स में आप आते हो, सुनामी स्टेट्स में आप आते हो तो 75 लाख। इधर अगर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कि चार्ट अकाउंटेंट, रिपेयर या कोई इस तरह का इंटीरियर है तो उस केस में 50 लाख रुपीस तक का लास्ट ईयर का टर्नओवर हुआ तो आप स्कीम के अंदर जा सकते हो। स्कीम में जो रेट ऑफ GST है वो क्या है सुनना, मैन्युफैक्चरर पे 0.5 प्लस 0.5, ट्रेडर पे 0.5 प्लस 0.5 ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, रेस्टोरेंट पे 2.5% ऑफ 2.5% ऑफ टर्नओवर एंड अदर सर्विसेज के लिए 3% प्लस 3% ऑफ दी टर्नओवर। तो ध्यान रखना टैक्स ट्रेडर के लिए टैक्सेबल है, बाकी सबके लिए नॉर्मल टर्नओवर है। इसमें ध्यान रखना टर्नओवर हमेशा हम पैन इंडिया बेसिस पे निकालते हैं, पूरे इंडिया का निकाला जाता है और टर्नओवर में सारी तरह की सप्लाई को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक चीज और हटती है टर्नओवर में से, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। टैक्स तो हटेगा ही हटेगा, इनवर्ट सप्लाई अंडर RCM भी हटेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस भी हट जाता है। ध्यान रखना कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर पे टैक्स कम है, लेकिन अगर आप RCM परचेजेस कर रहे हो तो उस पर तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट देना पड़ेगा। कंपोजिशन वाला बंदा ITC नहीं ले सकता, कंपोजिशन वाला बंदा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मतलब अगले बंदे से टैक्स वसूल भी नहीं सकता। बिल में लिखना पड़ता है वो कंपोजिशन डीलर है, और सारी ब्रांचेस के लिए कंपोजिशन मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता एक ब्रांच नॉर्मल में चले जाए और एक ब्रांच कंपोजिशन में चले जाए। अगर आप नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम और एरेटेड वाटर ब्रिक्स और रूफिंग टाइल्स जैसे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने देंगे। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो हम आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने देंगे, NRTP CTP को भी नहीं लेने देंगे। और अगर आप नॉन GST गुड्स जैसे पेट्रोल अल्कोहल के सेल कर रहे हैं तो भी हम आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने देंगे। कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी अगर ई-कॉमर्स के थ्रू आप सेल कर रहे हो, और अगर आपका इसी साल करंट ईयर में ही टर्नओवर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस हो जाए तो भी आप बाय डिफॉल्ट कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। ध्यान रखना यहाँ पे अगर आप मेन डीलर गुड्स के हो तो आपको 10% ऑफ द लास्ट ईयर टर्नओवर तक सर्विसेज देना अलाउड है, और अगर आप मेन सर्विसेज प्रोवाइडर है तो आपको 5 लाख तक के गुड्स बेचना अलाउड है। अगर इससे ज़्यादा किया तो भी आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान रखना इनको जो रिटर्न फाइलिंग रहती है उसमें हर क्वार्टर में पेमेंट जाता है अगले क्वार्टर की 18 तारीख तक, जिसके लिए फॉर्म है CMP-08। ये साल भर का एक ही रिटर्न भरते हैं GSTR-4, जिसमें अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर, 30 अप्रैल की ड्यू डेट चेंज करके उन्होंने 30 जून कर दी है। कंपोजिशन में ऑप्ट इन करने के दो तरीके हैं, नए रजिस्ट्रेशन के थ्रू तो आप कभी भी ऑप्ट इन कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको ऑप्ट इन करने के लिए फॉर्म CMP-02 भरना पड़ेगा, जो कि सिर्फ आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ऑप्ट इन करने का ऑप्शन देगा। साथ में ITC के प्रोविजन भी लग जाते हैं, अगर आप कंपोजिशन से बाहर आ रहे हैं तो ITC मिल जाती है, और कंपोजिशन के अंदर जा रहे हैं तो ITC आपको रिवर्स करनी पड़ती है। मंदिर में चप्पल उतारने वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। इसके बाद आई थिंक हमारा कंपोजिशन वाला पॉइंट मेजर हो गया था। फिर हमने स्टार्ट किए थे एग्जम्पशन एंड RCM। एग्जम्पशन में सेक्शन 11 है जो पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन देता है, लेकिन एक नया सेक्शन ऐड हुआ था 11A जो बोलता है कि जनरल प्रैक्टिस में अगर कोई पर्सन एग्जम्पशन ले रहा है और सभी लोग ले रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो उसे एग्जम्प्ट भी कर सकती है। हमने पहला हेल्थ सर्विसेज पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कर रहा है जो कि आयुष के अंडर में आती है और हेल्थ सर्विसेज दे रहा है, तो ऐसे सर्जन्स, ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और पैरामेडिकल स्टाफ की सर्विसेज पे हम GST नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी पे GST है, लेकिन IVF का हेल्थ सर्विसेज के अंदर काउंट होता है, उस पर GST नहीं लगता है। हॉस्पिटल की बाकी सर्विसेज ऑलमोस्ट एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर हॉस्पिटल रूम रेंट 5000 पर डे से ज़्यादा चार्ज कर रहा है
और वो रूम NICU, CCU या ICU रूम्स नहीं है तो उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्पिटल अगर कोई रेंटल इनकम कमा रहा है तो टैक्सेबल है। हॉस्पिटल अगर कैंटीन बाहर वालों के लिए चला रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। जानवरों के डॉक्टर जिसको हम वेटरनरी क्लिनिक्स बोलते थे वो भी एग्जम्प्ट है। एम्बुलेंस सर्विसेज एग्जम्प्ट होता है। हॉस्पिटल अगर या कोई ब्लड बैंक अगर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन सर्विसेज दे रहा है तो टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर कोई रिहैब में काउंसलर्स है और वो रिहैब गवर्नमेंट या कोई ट्रस्ट रन कर रही है तो रिहैब की काउंसलिंग सर्विसेज भी एग्जम्प्ट रहेगी। लीगल सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अगर बिग बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है, मतलब ऐसी एंटिटी जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट लास्ट ईयर क्रॉस हो गया था टर्नओवर को, दे आर मैंडेटरी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, उनको अगर सर्विसेज देता है तो RCM के अंदर टैक्सेबल होता है। लेकिन बाकी सब केस में एग्जम्प्ट होता है। इसमें सिर्फ एक ही जगह टैक्सेबिलिटी और है। सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा, पर वो टैक्सेबल NCM में होगा। और बिग बिजनेस एंटिटी को अगर कोई लीगल सर्विसेज दे रहा है तो टैक्सेबल RCM में होगा। चैरिटी और रिलीजियस में हमने पढ़ा था, अगर कोई बंदा रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कर रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता है। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था, हज कमेटी और कुमाऊं मंडल विकास निगम अगर कोई फॉरेन रिलीजियस पिलग्रिमेज की सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट होती है। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता है। इसके लिए अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होती है। अगर कोई ट्रस्ट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। और अगर कोई ट्रस्ट ओल्ड एज होम चला रहा है जिसका किराया महीने का 25,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है तो वो अपने आसपास की जगह को रेंट पे दे रहा है तो वो एग्जम्पशन है। लेकिन अगर वो रूम रेंट पे दे रहा है और 1,000 रुपए पर डे से ज्यादा चार्ज, 1,000 रुपए या उससे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो टैक्सेबल। हॉल के लिए 10,000 पर डे या उससे ज्यादा चार्ज कर रहा है और शॉप के लिए 10,000 रुपए पर मंथ या उससे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद आर्टिस्ट के लिए हमने पढ़ा था कि कोई फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट है और कंसिडरेशन 1,50,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है तो एग्जम्प्ट होगा। अगर कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट है, डांस, म्यूजिक, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑथर है तो ऑथर के लिए या आर्टिस्ट के लिए RCM लगता है, लेकिन अगर ऑथर चाहे तो उसको NCM में भी टैक्स देना चाहे तो दे सकता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में एयर, रेलवे, रोड, वाटर पड़ा था। एयर में इकोनॉमी क्लास टिकट्स अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए हैं तो एग्जम्प्ट होंगे। अगर आप उड़ान योजना में सर्विसेज दे रहे हैं तो आप एग्जम्प्ट होंगे। रेलवे में नॉन AC क्लास एग्जम्प्ट होता है लेकिन AC क्लास टैक्सेबल होता है। प्लेटफॉर्म टिकट्स या आप कोई क्लॉक रूम वेटिंग चार्जेस के लिए पैसा दे रहे हो रेलवे को तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। मेट्रो, ट्रैम, मोनोरेल, रोप पे टैक्सेबल है। मेट्रो, ट्रैम, मोनोरेल भी एग्जम्प्ट होते हैं। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं और आपने कोई नॉन AC बस हायर की है, जो कि हायर्ड नहीं है, टिकट खरीदा है नॉर्मल पैसेंजर की तरह, तो वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर कोई हायर कर ली है बस तो हमेशा टैक्सेबल होगी। AC बसेज आर ऑलवेज टैक्सेबल। ओमनी बसेज आर ऑल्सो टैक्सेबल। कार टैक्सी टैक्सेबल है लेकिन मीटर्ड कैब जो है वो एग्जम्प्ट होता है और ऑटो रिक्शाज भी एग्जम्प्ट होते हैं। अगर आपने ओला उबर के थ्रू रेडियो टैक्सी बुक की है तो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। वाटर में इनलैंड वाटरवेज एग्जम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय वेसल एग्जम्प्ट है। लेकिन आप कुछ भी टूरिज्म के लिए अगर आप हाउस बोट या क्रूज कुछ भी चला रहे हैं तो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक म्यूजियम में कोई भी एंट्री टिकट पे करते हैं तो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और इवेंट हो रहा है जैसे सर्कस, प्लानिटेरियम, म्यूजिकल कॉन्सर्ट या फैशन शो तो उसके लिए 500 के ऊपर की टिकट पे ही टैक्सेबिलिटी होगी। 500 से कम हुआ तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में एयर में एज सच कोई एग्जाम्पशन नहीं, लेकिन वाटर में एक मेन एग्जाम्पशन है स्पेसिफाइड गुड्स और दूसरा इनलैंड वाटर वेज। स्पेसिफाइड गुड्स में आते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल, ग्रेन, पल्स, मिल्क, सॉल्ट, राइस फ्लोर, डिफेंस मटेरियल। रोड में हमने पढ़े थे कुछ एग्जाम्पशन थे GTA के जो कि मेन थे, जैसे अगर GTA किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या TDS डिडक्टर जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको सर्विस दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर GTA बॉडी, कॉर्पोरेट, फैक्ट्री, फर्म, सोसाइटी या किसी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है तो टैक्सेबल होती है। GTA में 12% ऑप्शन ऑप्ट करने पे NCM था, लेकिन 5% में मैंडेटरी RCM है और ऑप्शनल NCM था जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा था। बैंक में अगर RBI को कोई सर्विस दोगे या लोगे तो टैक्सेबल है। सेबी को सर्विसेज दोगे तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर RBI किसी ओवरसीइंग कमिटी से सर्विसेज लेती है तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में RBI टैक्स देती है। सेबी का ध्यान रखना, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के थ्रू अगर बोरोवर कोई बोरो कर रहा है मार्केट में शेयर तो उस पर टैक्स देने की लायबिलिटी बोरोवर की होगी। बैंकिंग सर्विसेज में जो बैंक अकाउंट होल्डर की बेसिक चार्जेस होते हैं वो सारे टैक्सेबल होते हैं। लेकिन अगर वही जनधन योजना के अंदर लगाए गए हैं तो वो एग्जम्प्ट होते हैं। नॉर्मली बैंक का ब्याज एग्जम्प्ट होता है लेकिन क्रेडिट कार्ड पे लिया गया ब्याज टैक्सेबल होता है।
अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन हो रहा है बिटवीन बैंक्स एंड ब्रोकर्स तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन बैंक अगर कस्टमर को फॉरेन करेंसी बेच रहा है तो वो टैक्सेबल होता है। अगर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के स्वाइप चार्जेस लगाए हैं बैंक ने तो 2,000 रुपये से ऊपर का सेटलमेंट अमाउंट हुआ तो ही टैक्सेबल होगा, 2,000 से कम का सेटलमेंट अमाउंट हुआ तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। बीएफ और बीसी में अगर रूरल एरिया में बीएफ है और बीसी है तो वो एग्जम्प्ट होता है, बैंक सर्विसेज पे जीएसटी नहीं देता। लेकिन अगर बीएफ अर्बन एरिया में है तो उसका जीएसटी बैंक आरसीएम में देता है। अगर बीसी है तो बीसी खुद टैक्स अपना देगा, लेकिन अगर बीसी का एजेंट है तो उसका टैक्स भी बीसी को ही आरसीएम में देना रहेगा। रिकवरी एजेंट का टैक्स बैंक देता है। डीएसए अगर इंडिविजुअल है तो उसका टैक्स बैंक देगा, अगर डीएसए खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका टैक्स डीएसए देगा, बैंक को देने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी चीज खेत से निकली हुई बेची है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसमें सिर्फ खेती का मतलब एग्रीकल्चर नहीं, इसमें रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल भी आ जाएगा एक्सेप्ट हॉर्सेस। बहुत सारी सर्विसेज हमने एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ी थी। गवर्नमेंट में ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज में बेसिक मेल, पोस्ट कार्ड और एनवेलप 10 ग्राम तक के हैं तो एग्जम्प्ट होते हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज टैक्सेबल होती है अंडर एनसीएम। एयरपोर्ट पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज गवर्नमेंट की टैक्सेबल होती है, लेकिन उसमें अगर पोर्ट पे मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस लिए जा रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट होते हैं। गवर्नमेंट की म्यूनसिपैलिटी और पंचायत सर्विसेज सारी की सारी एग्जम्प्ट है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट ध्यान रखना। जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो डीडी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और म्यूनसिपैलिटी पंचायत में नहीं आता है तो वो टैक्सेबल होगा। दूसरा, म्यूनसिपैलिटी के हेडक्वार्टर्स के मेंटेनेंस के लिए अगर सर्विसेज ली है तो उसमें कोई एग्जम्पशन उनको नहीं मिलेगा, वो भी टैक्सेबल रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है, अगर म्यूनसिपैलिटी के काम के लिए गवर्नमेंट ने किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ली जहाँ पे गुड्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं है, वो भी एग्जम्प्ट होता है। और अगर कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी वेल वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट के लिए सर्विसेज ले रहा है तो वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। गवर्नमेंट जितने भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस फीस लेता है वो सारी एग्जम्प्ट होती है। नेचुरल रिसोर्सेज बांटने के लाइसेंस को भी एग्जम्प्ट किया है। सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज जो भी इसरो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में दे रहा है वो सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी। अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी बैंक को गारंटी सर्विसेज दे रही है पीएसयू के लोन के लिए तो वो एग्जम्प्ट होगा। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट एग्जम्प्ट है, आरटीआई की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, ईएसआई, ईपीएफओ इनकी सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज जो बच गई है वो तभी टैक्सेबल होगी जब बिग बिजनेस एंटिटी को 5,000 रुपए से ऊपर के कंसिडरेशन पे आपने दी है और वो आरसीएम में टैक्सेबल होती है। गवर्नमेंट अगर फेयर प्राइस शॉप से सर्विसेज ले रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज ले रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। और अगर कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग सर्विसेज ले रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। शर्त है 75% एक्सपेंस उसका गवर्नमेंट ने बियर किया हुआ होना चाहिए। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, स्टाफ को या अपने स्टूडेंट्स को कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगी। वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्कूल, प्री स्कूल्स, बोर्ड्स आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं। इवन अगर कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज कर रहा है तो वो भी आ जाएगा। आईआईएम की सर्विसेज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आती है, लेकिन आईआईएम अगर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है तो टैक्सेबल हो जाता है। इसमें ध्यान रखना, अगर स्कूल को आप ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज दे रहे हो स्कूल प्रीमाइसेस में तो वो एग्जम्प्ट होगा। कॉलेज को अगर आप ऑनलाइन जर्नल्स बेच रहे हो तो एग्जम्प्ट होगा। और अगर एडमिशन और एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे दो वो भी एग्जम्प्ट मानी जाएगी। इसमें ध्यान रखना, एक बोर्ड वाला एग्जम्पशन था कि अगर कोई सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी एफिलिएशन सर्विसेज है तो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस स्कूल्स के लिए एग्जम्प्ट है। एफिलिएशन सर्विसेज अगर किसी प्राइवेट स्कूल को दी है तो टैक्सेबल होती है, कॉलेजेस को दी है तो वो भी टैक्सेबल होती है। इंक्यूबेटर्स में ध्यान रखना, टीबीआई, स्टेप और बीआईआरएसी ये तरह के इंक्यूबेटर सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। और जो अंदर इंक्यूबेटी है उसका 50 लाख तक का टर्नओवर एग्जम्प्ट होगा 3 सालों के लिए। शर्त है लास्ट ईयर 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस होना नहीं चाहिए। ट्रेड एसोसिएशन की सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। एनजीओ और वेलफेयर क्लब का अगर मेंबरशिप फीस साल भर का 1,000 रुपए से कम है तो एग्जम्प्ट होता है। और हाउसिंग सोसाइटी में 7,500 रुपए तक की एग्जम्पशन है। ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हाउसिंग में आप जो कॉमन फैसिलिटीज है उसी के लिए है। अगर आपने अलग से उनसे प्रॉपर्टी टैक्स या कोई उनका प्राइवेट चीज का लिया है तो प्योर एजेंट माना जाएगा, उसको 7,500 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। अगर ओवरऑल अमाउंट हाउसिंग सोसाइटी का 20 लाख से कम है तो भी वो एग्जम्प्ट ही मान लिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी अगर अपने ट्यूबवेल फार्मर तक पहुंचाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रही है तो एग्जम्प्ट होगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर सिंगल हाउस या किसी प्रोजेक्ट है जो पीएमएवाई में आता है तो एग्जम्प्ट होगा।
और स्पोर्ट्स में अगर प्लेयर, एम्पायर, रेफरी, कोच या टीम मैनेजर किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी या दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। ध्यान रखना, अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है तो वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो एनसीएम में आएगा, और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो आरसीएम में आ जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी में अगर कंपनी कोई भी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नए कनेक्शन, मीटर शिफ्टिंग के चार्जेस लगा रही है तो वो सब भी एग्जम्प्ट है। और टूर ऑपरेटर अगर इंडिया और फॉरेन टूर दोनों साथ में दे रहा है तो वहां पे प्रोपोर्शनेट सर्विसेज था, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, 50% और नंबर ऑफ नाइट स्टे विच एवर इज लोअर उतना एग्जम्प्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट पढ़ा, टोल चार्जेस पढ़ा, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, फॉरेन एम्बेसीज, जर्नलिज्म, गाड़ियों की हायरिंग में एसटीयू को बस हायर करी तो एग्जम्प्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बस अगर लोकल अथॉरिटी को हायर करी तो एग्जम्प्ट है, ट्रक अगर जीटीए को हायर किया तो एग्जम्प्ट है, और स्कूल बस अगर किसी स्कूल बस ऑपरेटर को हायर किया तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। होटल और हॉस्टल में डिफरेंस ध्यान रखना, 90 दिन से कम का स्टे है तो हॉस्टल होगा और 25,000 20,000 रुपए तक की लिमिट है। होटल हमेशा टैक्सेबल होता है। रेंटिंग में ध्यान रखना, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ये देखना है कि सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर सामने वाला आदमी बिजनेस यूज के लिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपनी बिजनेस कैपेसिटी के लिए कोई घर भी किराए पे लेता है तो आरसीएम में टैक्सेबल होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये देखा जाता है कि सामने वाला बंदा जो सप्लायर है वो मतलब रिसीवर कौन है। अगर गवर्नमेंट है तो रिसीवर पे, छोटे पे एनसीएम और बड़े पे आरसीएम लग जाता है। बाकी सब केस में मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट अच्छे से ध्यान रखना। कंपोजिशन डीलर वाला भी क्लॉज था तो वो अच्छे से एक बार आपको रीड करना पड़ेगा। अमेंडमेंट वाला क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोगों ने और एक और चीज पढ़ी थी, आर&डी सर्विसेज। अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी या कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आर&डी सर्विसेज के बदले में ग्रांट मिली है तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। शर्त यह है कि वो एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट में छोटे मोटे चेंजेस आए थे, कोई मेजर अमेंडमेंट उसमें नहीं था। एक और चीज थी, अगर ट्रांसपोर्टर अपने मेन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कोई अदर एंसिलरी सर्विसेज भी दे रहा है जैसे पैकिंग और लोडिंग, तो वहां पे कंपोजिट सप्लाई वाला रूल लगाना और उसको भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मान के जीएसटी उस केस में नहीं लगा, मतलब उसमें जीएसटी ट्रांसपोर्ट सर्विस मान के पूरी की पूरी एग्जम्पशन देखी जाएगी। अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर कोई इंश्योरेंस सर्विसेज दी है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अमेंडमेंट के अंदर इसको भी अच्छे से कवर किया था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मेजरली हमने सारे आरसीएम पढ़ लिए, पर कुछ आरसीएम रह गए, फटाफट लिस्ट बता देता हूँ। इंश्योरेंस एजेंट था जिसमें एलआईसी के ऊपर टैक्स लगता है। सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर सिक्योरिटी एजेंसी खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड है अदर देन कंपोजिशन और टीडीएस डिडक्टर तो आरसीएम लगता है। टैक्सी ऑपरेटर में ध्यान रखना, 5 और 12 वाला क्लॉज है। 5% में बॉडी कॉर्पोरेट आप नहीं होने चाहिए, सामने वाला होना चाहिए तो आरसीएम है, और 12 वाले में तो हमेशा एनसीएम ही लगेगा। ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो हमने गोवा विवो एमएमटी में बोला हमें आरसीएम लगता है, लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो। ओमनी बस में अगर बस ऑपरेटर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो रेड बस और ओमनी बस ऑपरेटर को मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको टैक्स देना पड़ता है। अगर ओला उबर जैसी कोई रेडियो टैक्सी है तो हमेशा ओला उबर पे टैक्स लाइबिलिटी आएगी। और स्विगी जोमेटो में 7,500 वाले रूम टैरिफ वाले रेस्टोरेंट को छोड़ के बाकी सारे केस में स्विगी जोमेटो खुद ही उसके ऊपर टैक्स जो है वो पूरा का पूरा पे करता है। ये एग्जम्पशन और आरसीएम भी हमारा पूरा का पूरा हो गया था। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। रूल 10 ये ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट आपको 30 डेज में फर्निश करना पड़ता है, नहीं करने पे आपका जीएसटीआर1 और आईएफएफ फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। सीटीपी आरटीपी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ध्यान रखना, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू दी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना रहता है। और एडवांस डिपॉजिट करने के साथ साथ वैलिडिटी ध्यान रखना, 90 दिन के लिए ही इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। इसको 90 दिन के लिए और एक्सटेंड करवाया जा सकता है। अमेंडमेंट में 2 था, कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड में 3 नाम थे, लीगल नेम, एड्रेस, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में चेंज है जैसे पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता में चेंज है। नॉन कोर फील्ड में कोई भी होता है तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन से हो जाएगा, लेकिन कोर फील्ड है तो आपको फिर प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। कैंसिलेशन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कई बार। 2 कैंसिलेशन के रीजन होते हैं, एक तो खुद सरेंडर करते हो और एक सुओ मोटो कैंसिलेशन होता है। खुद सरेंडर करने में 4 रीजन है, या तो आप लायबल नहीं हो, या बिजनेस क्लोज हो गया, या डेथ हो गई है प्रोपराइटर की, या बिजनेस आपने बेच दिया। कैंसिलेशन ऑफिसर कब करेगा? जब आप प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इनवॉइस बोगस इशू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से लिया है, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज का आपने कोई उल्लंघन किया है, 6 महीने या 2 क्वार्टर के रिटर्न्स फाइल नहीं किए, कंपोजिशन में आपने 3 महीने तक जीएसटीआर4 फाइल नहीं किया है,
GSTR 1 में टैक्स ज्यादा दिखाया, 3B में कम दिखाया, दैट इज रूल 88C, और ज्यादा ITC ले लिया, 88D का उल्लंघन है। 6 महीने तक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बिजनेस चालू नहीं किया, या आपने बैंक अकाउंट फर्निश नहीं किया, या रूल 86B जिसमें 99% ही आपको ITC यूज करने देते हैं उसका उल्लंघन किया है, तो उन सब केस में आपके GST नंबर को कैंसिल किया जा सकता है। अगर GST कैंसिल हो गया तो रेवोकेशन का भी क्लॉज था जो ये बोलता है कि आप विद इन 90 डेज अप्लाई करके सारी चीजें ठीक कर लो और उसके बाद रेवोकेशन एप्लीकेशन भर लो। रेवोकेशन एप्लीकेशन भरने के 30 दिन के अंदर रेवोकेशन ऑर्डर आपको आ जाएगा, और रेवोकेशन ऑर्डर आने के 1 महीने के अंदर सारे पेंडिंग रिटर्न्स भर लो। फायदा ये है, एक तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी, दूसरा अगर आपका कोई ITC बिकॉज ऑफ दिस कैंसिलेशन टाइम बार्ड हो गया था तो उनको भी 1 महीने के रिटर्न भरने पे लिया जा सकता है। ये एक लेटेस्ट अमेंडमेंट था जो आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और है, अगर रेवोकेशन ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर आपने सारे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो ऑफिसर वापस आपका GST कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है। मैंने अमेंडमेंट बताया था, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चालू कर रहे हैं वो लोग उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि रेड फ्लैग है, तो फोटोग्राफ लेंगे उनका उनका प्रॉपर फिंगरप्रिंट करवाएंगे, उनके सारे कागज वेरीफाई करेंगे, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, तभी जाके ये रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको ITC चैप्टर के अंदर बताया था 3 मेन सेक्शन है, सेक्शन 16, 17, 18। 17.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ बताता है लिस्ट ऑफ सर्विसेज ब्लॉक क्रेडिट की, जिसमें हमने पढ़ा था अगर आपका बिजनेस नहीं है या आप फ्री गिफ्ट और सैंपल्स दे रहे हैं या आपने मतलब गुड्स राइट ऑफ कर दिए तो हम आपको ITC लेने नहीं देंगे। इसके बाद अगर आपने गाड़ियां खरीदी है तो पैसेंजर व्हीकल 13 से कम सीट पे ITC नहीं लेने देंगे। इवन आपने उसको किराए पे लिया है तो भी उसके ITC आप नहीं ले सकते। इंश्योरेंस और रिपेयर्स के ITC नहीं ले सकते, पर किन किन को मिलेगी? कार के डीलर्स को मिलेगी, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं उनको मिलेगी, ड्राइविंग फ्लाइंग स्कूल्स को मिलेगी, बस ट्रक का ITC हमेशा मिलता है, स्पेशल गाड़ी ऐसे ट्रैक्टर JCB इनका ITC हमेशा मिलता है। जिनकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से कम है उन सबका ITC आपको मिलता है। और अगर इंश्योरेंस और रिपेयर ले रहे हैं तो मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेंस और इंश्योरेंस कंपनी भी उसका ITC ले सकती है। इसके बाद एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज में फूड बेवरेजेस, केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्लास कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, जिम मेंबरशिप, लीव ट्रैवल कंसेशन और लाइफ इंश्योरेंस पे ITC नहीं मिलता, अनलेस या तो आपके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है या फिर आप सेम कैटेगरी की सर्विसेज आगे दे रहे हो। कंस्ट्रक्शन में ITC कब कब मिलेगा? जब पहली बात आप रिपेयर कर रहे हो तो मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी का कर रहे हो तो भी हम आपको ITC दे देंगे, या फिर आप खुद के लिए बना ही नहीं रहे हो, आप बिल्डर है और दूसरे के लिए बना रहे हो तो भी हम आपकी इसके ITC दे देंगे। और अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में बात करेंगे तो टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन फिटेड आउटसाइड द फैक्ट्री को वो लोग प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानते, तो इस पे अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो हम आपको ITC लेने नहीं देंगे। आप अगर वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो और आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग की है तो उस केस में डेफिनेटली आप ITC ले सकते हो। अगर आप कोई चीज को एग्जम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों में यूज कर रहे हो, कॉमन यूज कर रहे हो, तो 17(1)(2)(3 बोलते हैं कि आप प्रपोर्शनेटली टर्नओवर में बांटो और जितना टैक्सेबल सप्लाई में गुड्स यूज हो रहे हैं उसी का ITC मिलना चाहिए। एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन बिजनेस यूज में आने वाले सामान की ITC आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने बताया था अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आप ITC ले तो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा ITC कैश रिफंड लेना पड़ेगा अगर आप उसको यूज नहीं कर पाते। सेक्शन 16 बताता है ITC को लेने की शर्तें, और मैंने बताया था एक पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के नाम पे टैक्स इनवॉइस या रिवाइज टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या हेड ऑफिस का इनवॉइस होना चाहिए, तभी वो ITC ले पाएगा। इनवॉइस में कुछ 4-5 चीजें मिनिमम होनी चाहिए, जैसे सप्लायर का नाम, बायर का नाम, उनका GST नंबर, साथ में गुड्स की डिस्क्रिप्शन, गुड्स की वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चीजें होगी तभी एक बिल को प्रॉपर बिल माना जाएगा। अगर ई इनवॉइसिंग लग रही तो इनवॉइस भी बना हुआ होना चाहिए। अगर गुड्स आपके रिसीव नहीं हुए हैं तो आप इसके ITC नहीं ले सकते, लास्ट लॉट आने पे ही ले पाओगे। बिल टू शिप मॉडल है तो जब सामने वाले के यहाँ गुड्स आ चुके हैं तब इसके ITC ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखना एक अमेंडमेंट है एक्स फैक्ट्री डिलीवरी वाला। कार वाले जिस दिन मारुति के यहाँ से फैक्ट्री से निकलता है उसी दिन रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके ITC वो उसी दिन ले सकते हैं, उन्हें अपने प्रीमाइसेस में उसका वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स वहीं हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हाँ यस ITC ऑन डेमो व्हीकल वाला एक अमेंडमेंट और था जो बताना था, वो मैंने ऊपर रह गया, बता देता हूँ। अगर आपने डेमो गाड़ियां खरीदी है टेस्ट ड्राइव के लिए तो उसकी भी ITC ली जा सकती है। ITC को लेने की टाइम लिमिट ध्यान रखना 30 नवंबर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर होता है। ध्यान रखना सेल्फ इनवॉइसिंग में इनवॉइस जब बनाए वहां से फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। जैसे मान लो आपने मार्च में सर्विसेज ली RCM में, पर 30 दिन में बिल बनाया तब तक अप्रैल हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से काउंट करेंगे, तो 30 नवंबर नेक्स्ट ईयर तक का आपको टाइम मिलेगा उसके ITC क्लेम करने का।
डेप्रिसिएशन ले लिया तो हम आईटीसी नहीं लेने देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स जमा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को आपने 1 में दिखा दिया लेकिन 3B में जाके गवर्नमेंट को आपने टैक्स नहीं भरा, तो वो आपको 30 सितंबर अगले साल तक वेट करेगी। उसके बाद आपको नोटिस आएगा कि बेटा तेरे बिल का 80 सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा है, तो अब तू इसको रिवर्स कर ब्याज के साथ। 30 नवंबर तक कर दिया तो ब्याज नहीं लगेगा, 30 नवंबर के बाद रिवर्स किया तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 2B में जो इनवॉइसेस दिख रहे हैं सिर्फ उनकी आईटीसी ली जा सकती है। इसमें रूल 88C और 88D का ध्यान रखना, जो दो रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, 88C और 88D। पेमेंट की शर्तें 180 डेज में पेमेंट करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा नया रजिस्ट्रेंट है तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए उसकी आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर सामने वाला आदमी टैक्स इवेजन कर रहा है, टैक्स शॉर्ट भर रहा है, आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रहा है या रूल 86B का उल्लंघन कर रहा है, तो आप एज ए बायर उसके आईटीसी नहीं ले पाओगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। इसके बाद सेक्शन 18 था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन एग्जाम से टैक्सेबल हो गया है या आप कंपोजिशन से बाहर आ रहे हैं, तो आपको स्टॉक और कैपिटल गुड्स के ऊपर हम आईटीसी लेने देंगे। नए रजिस्ट्रेशन में सिर्फ स्टॉक पे ले पाओगे, लेकिन अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो और ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो आप स्टॉक और कैपिटल गुड्स दोनों पे ले पाओगे। कैपिटल गुड्स पे लेना पड़ेगा 5% माइनस करने के बाद। प्रोसीजर में फॉर्म भरना रहेगा और मैंडेटरी सीए सर्टिफिकेट लगता है। 18 सबसेक्शन 3 में बोला था कि अगर आपने अपना बिजनेस बेच दिया है तो पूरी की पूरी आईटीसी अगले बंदे को ट्रांसफर की जा सकती है। अगर डीमर्जर है तो एसेट्स के रेशियो में आईटीसी 2 डीमर्ज कंपनी में बांट दीजिएगा। अगर आईटीसी आपने कैंसिलेशन कराया है, आपका सप्लाई उल्टा टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो गया है, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा रहे हैं, तो सरकार आपकी आईटीसी लेजर से सारा आईटीसी ले लेगी, रिवर्स करवाएगी। अगर आईटीसी लेजर में कम हुआ तो कैश में भरना पड़ेगा, ज्यादा हुआ तो बचा हुआ सारा आईटीसी लैप्स भी हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जब कैपिटल गुड्स में रिवर्सल होगा तो 5% पर क्वार्टर मत करना, 60 महीने की लाइफ मान के रिवर्सल करना रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और 18 सबसेक्शन 6 में हमने पढ़ा था कैपिटल गुड्स बेचने पे जितने में बेचा है या आईटीसी माइनस 5% विच एवर इज हायर अमाउंट पे करना रहता है। लेकिन अगर आपने टूल्स और मोल्ड्स ऐसी चीजें बेची तो सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू देखना है, वहां पे आपको फिर आईटीसी माइनस 5% करने की जरूरत नहीं है। रूल 86A और 86B पढ़ा था। 86A बोलता है कि ऑफिसर चाहे तो उसको लगता है कि जिससे आपने गुड्स खरीदे वो एग्जिस्ट नहीं करता है या उसने आपको गुड्स बेचे ही नहीं या उसने टैक्स नहीं भरा, तो वो आपकी रखी हुई आईटीसी उस पर्सन की ब्लॉक कर देगा। दूसरा, अगर आप ही खुद नहीं मिल रहे हो तो भी आपके आईटीसी लेजर को ब्लॉक करने का अधिकार उसके पास में रहता है। कब तक ब्लॉक करेगा? 1 ईयर तक का टाइम उसके पास ब्लॉक करने का रहेगा। 86B बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो बताता है कि आपने अगर आईटीसी यूज करनी है तो फुल यूज मत करो, 99% तक आप टैक्स आईटीसी दे दो, 1% कैश में दे दो। पर ये कब नहीं लगेगा? पहली बात, 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर महीने का होना चाहिए तभी लगेगा। दूसरा, अगर आपने लास्ट 2 सालों में आपने, आपके पार्टनर, आपके डायरेक्टर्स ने 1 लाख रुपए ज्यादा का इनकम टैक्स भरा है या लास्ट ईयर आपने 1 लाख रुपए ज्यादा का रिफंड लिया है या आप अभी तक क्यूमुलेटिवली फाइनेंशियल ईयर में 1% से ज्यादा का टैक्स अमाउंट ऑलरेडी कैश में भर चुके हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई पीएसयू नहीं है, तो ही आपके ऊपर रूल 86B लागू होता है। डेमो व्हीकल वाला अमेंडमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एक और चीज ध्यान रखना, अगर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए डक्स और मैनहोल्स में कुछ इंस्टॉलेशन किया जाता है तो उसकी आईटीसी पूरी की पूरी ली जा सकती है। डॉक्यूमेंटेशन में हमने पढ़ा था टैक्स इनवॉइस जो है वो एक पर्सन बनाएगा जो रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। टैक्स इनवॉइस के कुछ 15-16 कंपोनेंट थे जो हम लोगों ने पढ़े थे। ई इनवॉइसिंग इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर 17-18 से अभी तक के किसी भी साल में हुआ है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लग जाते हैं और आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। पर एसईजेड यूनिट्स, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, मल्टीप्लेक्स और गवर्नमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं लगते। डायनेमिक क्यूआर में था कि अगर आप कोई भी 500 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर करने वाली कंपनी है तो आपको अपने यहाँ पे यूपीआई का क्यूआर भी लगाना पड़ता है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस तब इशू करते हैं जब आप लायबल हो पहले से और रेट्रोस्पेक्टिवली रजिस्टर्ड हुए हो, तो लायबल से लेके ग्रांट के बीच के सारे इनवॉइसेस को 1 मंथ में रिवाइज करना पड़ता है। पर अगर आपको बी2सी अदर्स है तो उन इनवॉइस को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बी2बी और बी2सी लार्ज को ही रिवाइज करना पड़ेगा। रिसीट वाउचर जब हम कोई एडवांस पेमेंट लेते हैं तब बनाते हैं, लेकिन तब अगर आपको ये नहीं पता रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा तो अज्यूम 18%, ये नहीं पता इंट्रा है कि इंटर है तो अज्यूम इंटरस्टेट। बिल ऑफ सप्लाई होता है एग्जाम सप्लाई और कंपोजिशन डीलर के केस में। रिफंड वाउचर, अगर रिसीट वाउचर के बाद वापस रिफंड करना पैसे पड़ जाए तो रिफंड वाउचर जो है वो आपको करना रहता है।
आरसीएम में पेमेंट वाउचर के साथ सेल्फ इनवॉइसिंग पड़ी थी और हमने पढ़ा था अगर आरसीएम सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है तो आपको खुद ही बिल बनाना पड़ेगा। बैंक एनबीएफसी बिल की जगह स्टेटमेंट पॉलिसी दे सकते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला बंदा बिल की जगह टिकट दे सकता है। जीटीए बिल की जगह बिल्टी या ट्रांसपोर्ट रिसीट दे सकता है और मल्टीप्लेक्सेस बिल की जगह टिकट या ई टिकट भी दे सकते हैं। अगर आप सेल ऑन अप्रूवल कर रहे हो, जॉब वर्क कर रहे हो या सीकेडी एसकेडी फॉर्म में गुड्स को मूव कर रहे हो या कोई लिक्विड गैस भेज रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसको सप्लाई नहीं मानते तो वहां पे इनवॉइस की जगह डिलीवरी चालान बनाया जाता है। अगर सीकेडी एसकेडी है तो आपको फिर मल्टीपल टैक्स के लिए मल्टीपल डिलीवरी चालान बनाने पड़ेंगे। अगर इनवॉइस वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई कम है या रेट ऑफ टैक्स आपने बिल में ज्यादा लिखा है एक्चुअली कम है या सेल्स रिटर्न हो गया है या क्वांटिटी ज्यादा लिख दी बिल में एक्चुअल में कम है तो क्रेडिट नोट और इनके सारे उल्टे केसेस में डेबिट नोट बनाया जाता है। डेबिट नोट बनाने की कोई टाइम लिमिट नहीं है लेकिन क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट भी रहेगी 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ई वे बिल को लेके मैंने बहुत सारी बातें पढ़ाई थी। मेन बातें ये थी ई वे बिल अगर ट्रक है तो निकलने के पहले बनता है लेकिन बाकी केस में निकलने के बाद भी बनाया जा सकता है। सप्लाई है तो भी ई वे बिल बनेगा, सप्लाई नहीं है तो भी ई वे बिल बनेगा। गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर हुई तो ही ई वे बिल बनेगा। ध्यान रखना गुड्स की वैल्यू निकालने में टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ऐड होता है लेकिन एग्जम्प्ट वैल्यू ऐड नहीं होती है। ये ध्यान रखना है ई वे बिल दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन होती है। सप्लायर अगर कंसाइनर कंसाइनी में से जो भी ई वे बिल बनाना चाहे बना सकता है। अगर अमेजॉन है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका ई वे बिल बना सकता है। इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और ध्यान रखनी है ई वे बिल के अंदर कि अगर ई वे बिल 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जा रहा है और ट्रांसपोर्ट की प्रीमाइसेस पे आप ले जा रहे हो तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए भर दो, पार्ट बी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल बना सकता है थ्रू पेन और आधार उसको बनाना पड़ेगा। वहां से उसको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा ई वे बिल का जो कि मैंडेटरी होता है, उसी के बेस पे वो ई वे बिल बना पाएगा। अगर गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए या ट्रांसपोर्टर बदलना है तो आप बदल सकते हो, उसके लिए पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल को अपडेट करना पड़ता है। इसके बाद हमने पढ़ा था 24 घंटे में ई वे बिल कैंसिल कर सकते हैं लेकिन गाड़ी अगर एक बार चेक हो गई तो ई वे बिल कैंसिल नहीं हो सकता। ई वे बिल की वैलिडिटी में हमने पढ़ा था रात को 12 बजे से वैलिडिटी चालू होती है और एक दिन के लिए 200 किलोमीटर की वैलिडिटी मिलती है अगर ये नॉर्मल कार्गो है। ओवर डायमेंशनल में 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होता है पर ई वे बिल हमेशा रात को 12 बजे से चालू होगा। अगर आप एलपीजी गैस हाउस होल्ड के लिए भेज रहे हैं, कैरोसिन है, पोस्टल बैगेजेस हैं, ज्वेलरी और प्रेशियस मेटल्स हैं या करेंसी है, यूज हाउस होल्ड आर्टिकल्स है या फिर कोई बैलगाड़ी या नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट कार्गो है, एक्सपोर्ट कार्गो है, एग्जम्प्ट गुड्स है या फिर पेट्रोल और एल्कोहल है या फिर आपको लगता है नेपाल भूटान का ट्रांजिट कार्गो है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई सामान है या गवर्नमेंट अगर कंसाइनर है या खाली डब्बे हैं या फिर वेइंग ब्रिज 20 किलोमीटर तक गाड़ी जा रही है, इन सब केस में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद 138 ई रूल बहुत इंपॉर्टेंट था जो ये बोलता है कि अगर आपने रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं की और 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर या 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ तक आपकी नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न चल रहा है तो उस केस में आपने जो ई वे बिल बनाने की फैसिलिटी है वो एज ए सप्लायर आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी, आप कोई गुड सेल नहीं कर पाओगे। ई वे बिल के बाद हम लोग और आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था रिटर्न्स। रिटर्न्स के अंदर हम लोगों ने जीएसटीआर 1 पढ़ा जो कि एनआरटीपी कंपोजिशन डीलर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, फॉरेन ओआईडीएआर और आईएसडी को छोड़ के बाकी सबको भरना रहता है। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है 11 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर ये क्वार्टरली क्यूआरएमपी में जा रहे हो तो 13th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप जीएसटीआर 1 महीने के पहले भरना चाहते, खत्म होने के पहले भरना चाहते हैं तो क्लोजर ऑफ बिजनेस और एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में ही भर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो जाए तो 1A करके एक फॉर्म है जिसमें आप जीएसटी 3 भी भरने से पहले 1A में फॉर्म में अमेंडमेंट करना चाहे तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगले जीएसटीआर 1 में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम लिमिट मिलेगी 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्यूआरएमपी वही ऑप्ट कर पाएगा जिसका 85 सीआर से कम रहा हो लास्ट ईयर में और उसने कोई पेंडिंग रिटर्न नहीं छोड़ा हो। इंपॉर्टेंट चीज है क्यूआरएमपी ऑप्ट करने के लिए जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से इस क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख तक आप क्यूआरएमपी में जा भी सकते हैं, क्यूआरएमपी से बाहर भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखना आईएफएफ फैसिलिटी लाएं क्यूआरएमपी वाले के लिए ताकि वो लोग भले ही क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरे पर वो मंथली इनवॉइस अपलोड कर सकें ताकि सामने वाले को उस इनवॉइस के क्रेडिट जो है वो इजीली मिल जाए। पर वो एक महीने में 50 लाख तक के इनवॉइसेज ही आईएफएफ फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं और आईएफएफ नहीं मिलेगा अगर लास्ट मंथ और लास्ट क्वार्टर के रिटर्न्स आपके पेंडिंग है तो हम आपको आईएफएफ फैसिलिटी का यूज करने नहीं देंगे। 2A और 2B मैंने बताया था आपको आईटीसी 2B के बेस में मिलती है। 2A रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। 2B हमेशा 13 तारीख को रात को मिडनाइट 14 जब लग जाएगी
तभी अपडेट होता है और 2B से ही आईटीसी ली जा सकती है। जीएसटीआर 3B जो है वो मेन हमारा पीरियोडिकल रिटर्न है, जिसको 20 तारीख तक फाइल करना रहता है अगले महीने की मंथली वालों को। क्वार्टरली वालों को फाइल करना रहता है 22 और 24, डिपेंड करता है वो ऊपर वाले स्टेट में आते हैं तो 24, नीचे वाले स्टेट में आते हैं तो 22 तारीख तक उनको रिटर्न फाइल करना रहता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसी में टैक्स का पेमेंट भी होगा। तो सर ये कैसे होगा? सेल्फ असेसमेंट भी हो सकता है और क्यूआरएमपी है तो उस केस में फिक्स सम अमाउंट भी हो सकता है। फिक्स सम अमाउंट में आप जाते हो तो आपने लास्ट क्वार्टर में जितना भरा था उसका 35% पहले मंथ और 35% दूसरे मंथ में भर देना, रिमेनिंग तीसरे महीने में भरा जाएगा। अगर आप मंथली में थे तो जितना टैक्स आपने दिसंबर में भरा था उतना ही जनवरी में भर देना, उतना ही फरवरी में भर देना, बचा हुआ मार्च में भर देना। इन पहले और दूसरे महीने में टैक्स भरने की तारीख रहेगी 25th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो जनवरी के लिए 25 फरवरी, फरवरी के लिए 25 मार्च, मार्च के लिए तो जीएसटीआर 3B तक टैक्स भी भरना पड़ेगा। अगर आपने इतना इतना टैक्स भर दिया तो हम आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगाएंगे। कंपोजिशन के लिए जीएसटीआर 4 रिटर्न होता है, एनआरटीपी के लिए जीएसटीआर 5 रिटर्न होता है। जीएसटीआर 5 की ड्यू डेट होती है 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 होता है, जिसकी डेट होती है सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको 9C करके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी डालना रहता है। कैंसिलेशन के समय हम जो रिटर्न भरते हैं उसको बोलते हैं जीएसटीआर 10। और अगर नोटिस डिफॉल्टर ऑफ रिटर्न को जाना है तो जाना है सेक्शन 46 में। लेट फीस आपके सिलेबस में नहीं है, जीएसटी प्रैक्टिशनर का प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम और आगे बढ़े थे और हम लोगों ने इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स की बात की थी। मैंने बताया था 3 लेजर होते हैं। एक लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, जिसके अंदर हम लोग रिटर्न की लायबिलिटी, डिमांड की लायबिलिटी और उसका ब्याज डेबिट करते हैं। और क्रेडिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश से। ध्यान रखना, जो भी लायबिलिटी है उसमें क्रेडिट का यूज सिर्फ और सिर्फ टैक्स लायबिलिटी को पे करने में आएगा। टीडीएस, कंपोजिशन, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, ये सब सिर्फ कैश में भरे जा सकते हैं, क्रेडिट से भरे नहीं जा सकते। अब ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी क्या होगा? पहले हमेशा पुराने रिटर्न का पीरियड का टैक्स सेट ऑफ होगा, फिर नए रिटर्न का पीरियड का टैक्स सेट ऑफ होगा, उसके बाद कोई डिमांड आती है तो वो सारी की सारी सेट ऑफ होगी। ध्यान रखना, इसके बाद हमने पढ़ा था 10,000 रुपए से ऊपर के चालान आप नहीं भर सकते कैश में। पीएमटी 07 जो कि फॉर ग्रीवेंस था पेमेंट के लिए, पीएमटी 09 से आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर के अंदर सारा का सारा पेमेंट। और ये पेमेंट ऑफ टैक्स में एक ब्याज वाला प्रोविजन था जो मैंने बताया था कि ब्याज 18% पर एनम से लगता है। अब अगर रिटर्न टाइमली भर दिया लेकिन शॉर्ट पेमेंट है तो ब्याज पूरे पे लगेगा। रिटर्न ही लेट भरा तो फिर ब्याज आपको नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग जीएसटी आईटीसी लगेगा। ध्यान रखना, अगर आईटीसी लेजर में बैलेंस पड़ा है तो आपको उतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जब वो रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी करोगे तो जब बैलेंस उसके नीचे जाएगा तो ही उसके ऊपर ब्याज आपको देना पड़ेगा। टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन बड़े सिंपल थे। टीडीएस बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई भी लोकल अथॉरिटी है या कोई भी ऐसा पर्सन है इसका 51% स्टेक गवर्नमेंट के पास में है या फिर कोई भी मेटल व्यापारी है तो उस बंदे को 1% टीडीएस काटना पड़ता है। 1 अंडर सीजीएसटी, 1 अंडर एसजीएसटी। 2.5 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस हुआ तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। कुछ केसेस पड़े थे जहां पे टीडीएस नहीं कटता। और टीडीएस का जो फॉर्म है रिटर्न भरता है वो जीएसटीआर 7 है, जिसकी तारीख अगले महीने की 10 होती है। टीसीएस का जो प्रोविजन है वो भी इजी है। जब कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी डीलर से गुड्स लेके आगे कस्टमर को बेचता है तो डीलर से टैक्स कलेक्ट करता है। द रेट ऑफ टीसीएस इज नाउ अमेंडेड 0.25 प्लस 0.25 ओवरऑल 0.5% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टीसीएस लेना रहता है। इसका फॉर्म जीएसटीआर 8 है और इसे 10 दिन में भरना रहता है मंथ के एंड से। और ई कॉमर्स वालों को अपने गोडाउन और अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी नहीं देने पे 25,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। थैंक यू सो मच, दिस इज द होल जीएसटी। थोड़ा सा टाइम हमको एक्सीड कर गया 12 मिनट, पर आई थिंक अगर आप इसको ट्रैवल करते हुए भी ऑडियो सुन लोगे सारा रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, गुड लक, अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।